जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि जेपीएससी का जो पेपर 2 का सिलेबस है, ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। पेपर 2 में जो भी पढ़ने के लिए दिया गया है ना, जितने भी जो भी सिलेबस दिया गया है जिसमें 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें हम लोग जो है जो पहला सेक्शन है झारखंड का इतिहास, उसमें जो भी विभिन्न जो पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं हैं झारखंड में, उसको हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबों को बता दें कि यहाँ पे हम लोग 6 प्रकार के जो शासन व्यवस्थाएं थी हैं झारखंड में, उसको हम लोग देख चुके हैं। मुंडा को देख लिए, नागवंशी को देख लिए, पढ़ा को भी देख लिए, मांझी परगना देख लिए, मुंडा मानकी, ढोकलोसोर। तो ये 6 जो है 6 शासन व्यवस्थाएं को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब 6 प्रश्न जो है आप देखेंगे तो हर एक सेक्शन से जो है हर एक शासन व्यवस्थाएं से एक एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम लोग मोटा मोटी देखें तो 6 जो है प्रश्न यहाँ से कर लेंगे। 6 जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन सभी से एक एक प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यदि आप लोग इन वीडियोज़ को जो है नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो अंतिम जो शासन व्यवस्था है ना, अन्य जातीय शासन व्यवस्था, इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे 2 प्रश्न बनेगा और ये बेसिकली थोड़ा लंबा है। इसमें जो भी अन्य जो छोटी छोटी जनजातियां हैं उनकी जो शासन व्यवस्थाएं रही हैं झारखंड में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के तहत जो है अन्य जो भी छोटे छोटे जनजातियां हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में 33 जनजातियां झारखंड में निवास करती है, तो इन सभी के अतिरिक्त जैसे मुंडा हो गया है ना, नागवंशी, पढ़ा, मांझी परगना मतलब संथाल जनजाति, हो जनजाति, खड़िया जनजाति, इन सभी के अलावा जो अन्य छोटी छोटी जनजातियाँ हैं उनकी जो भी शासन व्यवस्थाएँ रही हैं उसको हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अन्य जो जातियाँ हैं झारखंड में, छोटी छोटी जनजातियाँ, उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्लाइड लगा चुके हैं, झारखंड में अन्य जो भी जनजातियाँ हैं, जो भी शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। आप सबों को बता दें कि ये जो है थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसका 2 वीडियो आएगा, जिसका पहला वीडियो अभी हम बना रहे हैं और ये जो दूसरा वीडियो होगा वो फिर से बना दिया जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 2 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं और समझते जाते हैं कि इनकी जो भी व्यवस्थाएं, जो शासन व्यवस्थाएं में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं संबंधित उससे रिलेटेड, उसको हम लोग एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, झारखंड के अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था मतलब जातीय, ये जो है सिलेबस में इंक्लूड है, यही वहाँ पे लिखा गया। ठीक है, जातीय पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए तो हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करते हैं। देखिए, झारखंड में जो है कुल यदि 2022 में देखा जाए तो 32 जनजातियां जो है निवास करती थी, लेकिन वर्तमान समय में एक नई जनजाति जो है पुरान जनजाति, वो एड ऑन हो चुका है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो है देखा जाए तो 33 जनजातियां हो गई हैं वर्तमान में झारखंड में। पुरान जनजाति जो है ये नवीनतम जनजाति है, पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि वर्तमान में जो है 33 प्रकार की जो जनजाति है वो निवास करती है तथा इन सभी जनजातियों में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। ठीक है, चलिए इनमें प्रमुख जनजाति की जो शासन व्यवस्था, स्वशासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का विवरण जो है पीछे के अध्यायों में दिया जा चुका है। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, जो भी विभिन्न शासन व्यवस्थाएं थी, जैसे मुंडा का शासन व्यवस्था रहे, चाहे हो समाज का शासन व्यवस्था रहे, खड़िया का शासन व्यवस्था रहे, संथाल जनजाति का शासन व्यवस्था रहे, इन सभी को हम लोग जो है उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अन्य जनजातियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अन्य जनजातियों की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान में रखना परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। ठीक है, तो जो भी अन्य जनजातियाँ हैं, छोटी छोटी जनजातियाँ, उसको हम लोग जो है उसके जो भी संगठन है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको हम लोग आज देखेंगे, जो कि नीचे जो है उन जनजातियों के बारे में दिया गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो पहली जनजाति है वो है लोहार जनजाति, या फिर जिसको लोहरा भी बोला जाता है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इस जनजाति का मेन पॉइंट केवल याद रखना है। ठीक है, पूरा आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, ना ही हम लोग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 32-33 प्रकार की जनजातियाँ हैं और सभी की जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो थोड़े थोड़े अंतर उसमें पाए जाते हैं। तो सभी तो याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट बनता है उन सभी को बेसिकली याद रखना है। जैसे यहाँ देखते हैं, इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है कि लोहार एक ऐसी जनजाति है जिसमें कोई संगठित जनजाति नहीं है। इससे आगे भी है। ठीक है, जब हम लोग महली जनजाति को देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं थी, परंतु अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने हेतु इनकी जाति पंचायत होती है। ठीक है, जो भी व्यक्तिगत समस्या हो गए उन सभी को सुलझाने के लिए एक जातिगत पंचायत की व्यवस्था यहाँ पे है। अब देखिए आगे, 2 गाँव के बीच
विवादों का निपटारा किसी खास मौके पर निर्मित अंतरग्रामीण परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी विवाद हो गए छोटे छोटे दो गांव के बीच में, तो उन सभी का जो निपटारा है वो अंतरग्रामीण परिषद के ही द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी छोटे छोटे जनजातियाँ हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान आप लोग को केवल उसका मेन पॉइंट है उसको पे फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट जनजाति है वो है भूमिज जनजाति। इसमें देखिए क्या बोला गया कि इस जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया जो है वो क्या कहलाएगा, प्रधान कहलाता है। ठीक है, भूमि जनजाति की जो जातीय पंचायत होती है उसका प्रधान व्यक्ति जो होता है, उसका मेन व्यक्ति जो जिसे मुखिया कहा जाता है ना, जातीय पंचायत का मुखिया, वो क्या कहलाएगा, प्रधान कहलाएगा। तथा यह पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, चलिए इस जनजाति की पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है वो भाइयों में बराबर तरीके से किया जाता है। यदि किसी परिवार में जो है पुत्र नहीं है तो संपत्ति को जो है, संपत्ति का जो अधिकार है वो पुत्री के पास होता है। ठीक है, उनकी जो बेटी होगी उन पर जो है उनका जो अधिकार होगा उस संपत्ति पे रहेगा। चलिए इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह की मान्यता प्राप्त नहीं है। सगोत्रीय व्यवस्था जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पद देखेंगे, नहीं नेक्स्ट हम लोग जो जनजाति देखेंगे वो है माली जनजाति। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। माली जनजाति क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी जो है कोई शासन, इसमें संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है जैसा कि हम लोग ऊपर में लोहरा जनजाति को देखें उसमें भी जो है संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई गई थी, तो यहाँ पे भी माली में भी जो है संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती। परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है तथा इसी के माध्यम से आपसी विवादों का समाधान करवाया जाता है। ठीक है, इस जनजाति के जातीय मामलों का समाधान 12 गांव की सभा का गठन, जैसे जो भी जातीय मामले होते हैं उसका समाधान जो है, समाधान के लिए 12 गांव की सभा का गठन किया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पर्चा कहा जाता है। तो ये जो मेन पॉइंट बन रहे हैं इसको केवल ध्यान में रखना है। अपराधी को जो है आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। माली जनजाति में जो भी आपराधिक दंड हुए, जैसे आर्थिक हो गया मतलब कुछ फाइन लगाया जाता है, या शारीरिक दंड, दोनों प्रकार के दंड का प्रावधान है। गंभीर अपराध के दोषी को सामूहिक भोज देने की सजा भी सुनाया जाता है। जैसे जो भी गंभीर अपराध का कार्य जो भी उसमें संलिप्त पाया गया है तो उसको सामूहिक भोज जो है वो देने की प्रथा है, देने की जो है सज़ा सुनाया जाता है माली में। आगे हम लोग नेक्स्ट जो जनजाति है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जनजाति जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है माल पहाड़िया। तो आप लोग जानते भी होंगे कि माल पहाड़िया जो है एक आदिम जनजाति है। ठीक है, टोटल 8 आदिम जनजातियां झारखंड में निवास करती है। 33 में से 8 जनजातियां जो है वो आदिम कैटेगरी में आती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट जनजाति माल पहाड़िया और उस माल पहाड़िया को देखेंगे और इसमें जो भी शासन व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी या फिर उसको मुस्तगिरी कहलाता है। ठीक है, बेसिकली जो भी माल पहाड़िया समाज में माल पहाड़िया जो शासन व्यवस्था है उसमें जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, मांझी या फिर उसको मुस्तगिरी कहा जाता है। ठीक है, और मांझी का जो सहायक होता है उसको गोड़ायत या फिर दीवान भी कहा जाता है। ठीक है, मांझी जो होगा प्रधान व्यक्ति हो गया और उसका जो मदद करता है वो कौन होता है, गोड़ायत होता है, मतलब दीवान भी उसको कहा जाता है। चलिए पंचायत का फैसला जो है वो सभी को मानना होता है। ठीक है, पंचायत में जो भी फैसला हुआ, निर्णय हुआ, उसको जो है सभी पूरे गांव को जो है, पूरे माल पहाड़िया जनजाति के जितने भी लोग हैं सभी को मानना पड़ता है तथा निर्णय की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को जो है गांव से बहिष्कृत किया जाता है। जो भी निर्णय लिया गया है गांव समाज के द्वारा, यदि कोई उस निर्णय को नहीं मान रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, पूरे गांव से बहिष्कृत किया जाता है। 2 या अधिक गाँवों के विवादों को एक अंतरग्रामीण पंचायत के द्वारा सुलझाया जाता है, जिसका मुखिया सरदार कहलाता है। ठीक है, तो ये सब जो मेन पॉइंट बन रहे हैं इसको आप क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप उसको रिवीजन करते रहें, क्योंकि ये जो जितने भी टर्मिनोलॉजी है ये बेसिकली याद नहीं रहेंगे जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, इस जनजाति में जो है बिटलाहा जैसी सज़ा का प्रावधान नहीं। माल पहाड़िया जो है एक आदिम जनजाति है, इसमें बिटलाहा जो हम लोग संथाल जनजाति में जो देखे थे कि उसमें बिटलाहा जैसी कठोर सज़ा होती थी, तो यहाँ पे वो प्रावधान नहीं है। चलिए अगली हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया। यह भी एक आदिम जनजाति है सौरिया पहाड़िया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया में क्या उसकी शासन व्यवस्थाएं की क्या विशेषताएं रही हैं। तो देखिए माल पहाड़िया की भांति ही इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मांझी होता है। ठीक है, वहाँ भी हम लोग देखें माल पहाड़िया में उसका जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता था वो मांझी होता था। तो यहाँ सौरिया पहाड़िया में भी ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा वो मांझी कहलाएगा।
ठीक है। मांझी का जो मुख्य कार्य होगा वो सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करना होता है, साथ ही वह धार्मिक क्रियाकलापों का जो है संपादन का भी कार्य वो करता है। ठीक है, जो मांझी होता है वो जो भी आपसी झगड़े होते हैं उन सभी का निपटारा करने में वो जो है निपटारा करना होता है, और साथ ही जो भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं उन सभी का वो जो है कार्य करता है। कौन? जो जातीय जो पंचायत होता है उसका जो प्रधान होता है मांझी, उसको जो है ये सब कार्यों का निर्वहन करना रहता है। चलिए, मांझी की जो सहायता जो है वो कौन करता है? गिरी हो गया, कोतवार, भंडारी, गोड़ाइत, ये सब करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक व्यवस्था पाया गया है कि इस व्यवस्था में 15 से 20 गाँव पर एक नायक होता है। ठीक है, 15 से 20 गांव पर जो है एक नायक और 78 से 80 गांव पर एक सरदार की व्यवस्था होती है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य जो होता है यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों का कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। ठीक है, यानी कि जो भी विवाद होते हैं उन सभी का निपटारा किनके द्वारा किया जाता है? तो नायक हो गया और सरदार हो गया। नायक जो 15 से 20 गाँव से नियुक्त किया जाता है, और सरदार जो होता है 78 से 80 गाँव को जो है मिला करके एक सरदार का जो पद है वो बनाया जाता है। चलिए अगली हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जनजाति वो है करमाली। देखिए करमाली क्या करता है, यानी करमाली जो समाज है उसमें क्या उनकी जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। इस शासन व्यवस्था में सभी पद क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। चलिए, इस जनजाति में कोई व्यक्तिगत राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। ये ध्यान देना है, करमाली समाज में जो है कोई भी व्यक्तिगत राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। गांव की जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है वो मालिक कहलाता है। ये सब बस केवल याद रखना है कि इनका जो जातीय प्रधान होता है, जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है? तो मालिक हो गया। यह पद वंशानुगत होता है। मालिक गांव के विवाह हो गया, गोत्र, यौन अपराध, ये सब मामलों का निष्पादन करता है। कौन? जो गाँव का प्रधान होता है, जिसको मालिक यहाँ पे बोला गया है, वो करता है। परगना स्तर पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है। परगना जैसा हम लोग जानते हैं कि कई गांवों से मिलाकर के एक परगना का निर्माण किया जाता था। जैसा हम लोग पिछले के जो भी शासन व्यवस्थाएं देखे हैं उसमें जो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था था या फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था, उसमें जो परगना निर्माण किया जाता था वो क्या होता था? कई गाँव के समूह को मिलाकर के एक परगना का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो परगना स्तर पर सतगवैया नामक एक पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। इसका प्रमुख जो है वो परगना मालिक कहलाता है। परगना स्तर पर जो यानी 7 गांव, जैसे यहाँ पे सतगवैया पंचायत लिखा है ना, मतलब 7 गांव का जो है मिलाकर के एक पंचायत का निर्माण करवाया जाता था, जिसको परगना स्तर पर जो है ये व्यवस्था थी। तो वहाँ पर जो भी विवाद होते थे, जो भी लड़ाई झगड़े इससे रिलेटेड जो भी विवाद होते थे, उनका निपटारा जो है वो किनके द्वारा करवाया जाता था? तो वहाँ का जो प्रमुख होता है परगना मालिक, उनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, परगना से ऊपर 20 से 22 गाँवों की एक पंचायत होती है जिसे बाईसी कहा जाता है। ठीक है, 20 से 22 गांव की एक पंचायत होती है परगना से ऊपर, यानी उससे हाई लेवल पे, तो वो बाईसी कहलाता है। इस जनजाति में शारीरिक के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, तो वो तो होता ही है, शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड लगाए जाते हैं। गोड़ाइत द्वारा पंचायत की बैठक की जो सूचना होती है गाँव के अन्य लोगों तक पहुँचाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गोड़ाइत जो विभिन्न जनजातीय समाज में जो है वो क्या करता है, जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको ये मदद करता है, और जो भी सूचना होती है वो गांव के अन्य लोगों तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अगली हम लोग जो जनजाति वो है परिया जनजाति, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इस जनजाति में गांव पंचायत का मुखिया को क्या बोला जाता है? महतो कहा जाता है। ठीक है, परिया जो जनजाति है उसमें गाँव पंचायत का जो मुखिया होता है, जो प्रधान व्यक्ति होता है, उसको क्या बोला जाता है? महतो कहा जाता है। तथा इसका सहायक को जो है क्या बोला जाएगा? तो इसके सहायक को कहतो या फिर खतो। ठीक है, यानी परिया समाज में जो महतो का जो सहायक होता है वो कहतो या फिर खतो कहलाता है। महतो द्वारा प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लिया जाता है ना, जो भी निर्णय हो गए वो उन सभी का जो निर्णय है वो कौन करेगा? वो करेगा महतो, जो प्रमुख व्यक्ति होता है वहाँ का। प्रत्येक गांव की एक जाति पंचायत होती है जिसे क्या बोला जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, भयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। यानी पूछा जाएगा कि परिया समाज में जो प्रत्येक गांव की एक जातीय पंचायत होती है जिसे क्या बोला जाता है? तो भयारी या फिर जाति गोठ कहा जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार आप सेट प्रैक्टिस जब कर रहे होंगे तो यहाँ इस टाइप का जो प्रश्न है वहाँ पे बनेगा कि भयारी या फिर गोठ जैसी जो जातीय पंचायत होती है वो किस जनजाति से रिलेटेड है? तो याद रखना है परिया जनजाति से। चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि 8 से 10 गाँव को मिलाकर के एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? कारा भयारी। ठीक है, देखिए कारा भयारी कहा जाता है।
कितने 8 से 10 गांव को। और यहाँ पे हम लोग देखे थे कि प्रत्येक गांव में एक जाति पंचायत होती है जिसे भ्यारी कहा जाता है, लेकिन 8 से 10 गांव के मिलाकर के जो पंचायत का निर्माण गठन किया जाता है उसको कारा भ्यारी कहा जाता है। ये क्या करता है, यह जो है एक या अधिक गाँव के जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा करता है। ठीक है, गाँव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महत्व के द्वारा ही किया जाता है। महत्व जो परिया समाज में जो प्रमुख व्यक्ति होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, उनके द्वारा जो है धार्मिक क्रियाकलाप करवाए जाते हैं। गांव के कल्याण हेतु बैगा, ठीक है, बैगा द्वारा जो है पूजा पाठ आदि संबंधित क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है। मतलब यहाँ पे बोला जाए तो धार्मिक प्रधान कौन हो गया, तो बैगा, परिया जनजाति में जो धार्मिक प्रधान हो गया वो बैगा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतिम स्लाइड है आज का, बाकी हम लोग जो भी जनजातियाँ रह जाएंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे जनजाति, वो है कोरबा या फिर कोरवा जिसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए यह क्या होता है, इसमें ये जो जनजाति है इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए कोरबा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत पाई जाती है। ठीक है, उसका एक अपना जातीय पंचायत जो है वो वहाँ पे पाया जाता है। इसके माध्यम से शादी विवाह, यौन अपराध, जमीन जायदाद, है ना, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, डाइन बिसाही आदि संबंधित मामलों का निष्पादन इनके द्वारा किया जाएगा। तो जो जातीय पंचायत अलग से जो अपनी जो उनकी शासन व्यवस्था में जो अपनी जातीय पंचायत होती है उनके द्वारा ये सभी कार्यों का निष्पादन, ये सभी मामलों का निष्पादन उनके द्वारा करवाया जाता है। देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, मुखिया। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा वो मुखिया कहलाता है कोरबा जनजाति। चलिए, अंतर ग्रामीण विवादों के निपटारे हेतु बड़ा मुखिया नामक पद का भी प्रावधान है। ठीक है, जो अंतर ग्रामीण विवाद के जो निपटारे होंगे उनको निपटारों के लिए एक बड़ा मुखिया नामक जो है एक पद का भी यहाँ पे प्रावधान है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस जनजाति में गवाहों को शपथ दिला करके आरोपों की सत्यता का पता लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि गवाह दिला करके, गवाह जो भी होते हैं उनको शपथ दिला करके जो भी आरोपी होता है उसकी जो सत्यता का पता लगाया जाता है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को बिटलाहा, है ना, व्यक्ति को जो है बिटलाहा की भांति, एक बिटलाहा जो हम लोग जानते थे वहाँ पे पढ़े हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में कि वो जो है एक कठोर सजा है, तो यहाँ पर भी वही है कि बिटलाहा जैसी जो है एक यहाँ पर भी एक सजा है ना, वो जो है बिटलाहा की भांति समाज से क्या किया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो हम लोग देखे थे बिटलाहा सजा में क्या होता था, तो वो जो है पूरे उस व्यक्ति को जो आपराधिक कार्य जो में संलिप्त होता है उसको पूरे गांव समाज से बाहर कर दिया जाता था। यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था पाई जाती है। समाज से निष्कासित व्यक्ति को जो है भोज भात के द्वारा पुनः समाज में शामिल किया जा सकता है, और इस प्रथा को जो है भात भीतर कहा जाता है। मतलब कि यदि वह पुनः समाज में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो पूरे गांव समाज को जो है भोज भात, ठीक है, देना पड़ेगा। मतलब कुछ जो है खिलाना पड़ेगा, भोज भंडार करना पड़ेगा ताकि वो पुनः जो है गांव समाज में शामिल हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असुर जनजाति। इसमें जो शासन व्यवस्थाएं इनकी जो रही हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए असुर पंचायत की जो प्रमुख अधिकारी महतो हो गया, बैगा, पुजार, गोड़ायती, ये सभी होते हैं। असुर पंचायत में गाँव के सभी वयस्क पुरुष जो है सदस्य में भाग लेते हैं। ठीक है, जितने भी पुरुष व्यक्ति होते हैं तो ये सभी के सभी जो है गांव समाज में जो भी पंचायत होती है उसमें ये सब भाग लेते हैं। 5 गांवों के वरिष्ठ नागरिक मिलकर के पंच का निर्माण करता है। ठीक है, और गांव के सभी विवादों का निपटारा किसके द्वारा कराया जाएगा, तो पंच के द्वारा ही करवाया जाता है, पंच के द्वारा ही किया जाता है। पंच द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिरहोर जनजाति। ये इंपॉर्टेंट, बिरहोर जनजाति के बारे में कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बिरहोर जनजाति का आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। ठीक है ना, ये जो है शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि कई समूह में बटे होते हैं जिसे टंडा बोला गया। ठीक है, ये शब्द को याद रखना है। टंडा जो है वो किस जनजाति से रिलेटेड है, तो वो बिरहोर समाज से रिलेटेड है। ठीक है, यह टंडा ही बिरहोरों का जो है वो सर्वोच्च संगठन है। ठीक है, यानी जो टंडा होता है वो क्या है, बिरहोर समाज में सर्वोच्च संगठन है वो, और इसका मुखिया मालिक या फिर नाया कहलाता है। बिरहोर समाज में जो मुखिया होता है वो मालिक कहलाएगा या फिर उसको नाया भी बोला जाता है। देखिए नाया का सहयोगी, ठीक है, मालिक का जो सहयोगी होगा वो कौन होता है, दिगवार या फिर कोतवार कहा जाता है। तो याद रखना, नाया का सहयोगी दिगवार या फिर कोतवार। चलिए, गांव के विवादों को सुलझाने हेतु टंडा तथा नायक के साथ सभी परिवारों के मुखिया की सभा होती है जिसमें विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है,
चलिए यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक जनजाति है, वो है बिरजिया। देखिए, इस जनजाति की जो पारंपरिक जातीय पंचायत होता है उसको क्या बोला जाता है? कुटुमाइत कहा जाता है। बिरजिया में जो परंपरागत जातीय पंचायत व्यवस्था जो होती है उसको क्या बोला जाएगा? कुटुमाइत कहा जाता है। ठीक है। और इस जनजाति में जातीय पंचायत के मुखिया को हाकिम कहा जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी केवल जो है याद रखना है, ध्यान में रखना है। जातीय पंचायत द्वारा ही सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। और साथ ही साथ इनकी जो जातीय पंचायत में बैगा हो गया, बेसरा हो गया, धावक, गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग शामिल होते हैं। ठीक है। चलिए, आज का जो अंतिम जनजाति हम लोग देखेंगे वो है सबर के बारे में। सबर जो जनजाति है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है इसकी जो शासन व्यवस्थाएं रही है इसमें क्या प्रमुख विशेषता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबर जनजाति की जो है उसकी भी एक अलग जातीय पंचायत होती है, अपनी एक अलग जो है जातीय पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। इससे पहले भी हम लोग कई जो छोटी जनजातियाँ थे उसमें हम लोग देखें कि इसका जो प्रमुख होता है वो प्रधान कहलाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप प्रधान देख पा रहे हैं कि बहुत सारी जनजातियों में प्रमुख होता था, है ना, प्रधान व्यक्ति होता था। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग मेन जो देखे, जो भी जनजातियाँ था, जैसे बिरहोर हो गया, उससे प्रश्न बन सकता है ना। और जो करमाली है, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी जो जनजातियाँ हैं उससे जो है प्रश्न बन सकता है। चलिए, प्रधान की सहायता जो है गोड़ाइत करता है। तो हम लोग जानते हैं कि गोड़ाइत का कार्य जो है ना पिछले जनजाति व्यवस्था में भी देख चुके हैं। कई जो जनजातीय जो शासन व्यवस्थाएं थी उसमें भी हम लोग गोड़ाइत के बारे में देखे थे। ये बेसिकली हेल्प करने का कार्य करता है, सहायक होता है। ठीक है। जो भी वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उसको ये मदद करता है। जो प्रधान के यानी कि प्रमुख को सभी आदेशों और संदेशों को जो है गाँव के लोगों तक पहुँचाने का ये कार्य करता है, मदद करता है। जातीय पंचायत के द्वारा गांव के सभी मामलों का, विवादों का यह निपटारा इनके द्वारा किया जाता है। और जातीय पंचायत के सभी पद क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। तो हम लोग आज जो है बेसिकली टोटल देखें तो हम लोग 12 जनजातियों को जो है कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो भी जनजातियाँ जो बच गई उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो अन्य जातीय जो सिलेबस में दिया गया है, अन्य जातीय जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएँ हैं उसके अंतर्गत हम लोग आज 12 जनजातियों को देखें। इनके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, तथ्य थे, उसको लाइन बाय लाइन हम लोग रीडिंग किए। यदि आपको और भी वीडियोज़ देखना है जो इससे जो जनजातीय शासन व्यवस्था में जो भी पिछले के जो भी शासन व्यवस्थाएं रही हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। जय हिंद।